नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। यूपी पीएससी आरओ-एआरओ 2024 का जो हमारा एग्ज़ाम है, इसके लिए हमने 100 दिन का जो रिवीजन प्लान बनाया है, आज उसका दूसरा दिन है। शेड्यूल मैं पहले ही चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, जिनको शेड्यूल नहीं पता है कि किस-किस दिन हम कौन-कौन सी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे, तो वो कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर सकते हैं या उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से जाकर के शेड्यूल देख सकते हैं, कौन से दिन कौन सी सब्जेक्ट हमको पढ़नी है। ठीक है, तो कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम 3 सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज बुधवार है, बुधवार को हमने शेड्यूल में क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और इसके साथ-साथ यूपी स्पेशल, ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब मुद्रास्फीति यानी जो इन्फ्लेशन होता है वो 3% से 10% के बीच में हो, मुद्रास्फीति की दर 3% से 10% के बीच में हो तो उसको कौन सी मुद्रास्फीति कहा जाता है, किस तरह की इन्फ्लेशन इसको कहेंगे। तो जब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 3 से 10% के बीच में हो तो उसको बोलते हैं हम वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, चलती हुई मुद्रास्फीति। अब ये चलती हुई, कूदती हुई, दौड़ती हुई, रेंगती हुई जो इन्फ्लेशंस हैं ये क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इनके बारे में जानने से पहले, इन्फ्लेशन अगर आपको नहीं पता हो तो इन्फ्लेशन एक तरह से आप एक सामान्य भाषा में कहें तो महंगाई इसको बोल सकते हैं, मुद्रास्फीति। ये क्या होती है कि वस्तु और सेवाओं की जो कीमत होती है उनमें एक जो सामान्य स्तर है उससे ज़्यादा की वृद्धि होने लग जाए, वस्तुएं महंगी होने लग जाएं, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। इस कंडीशन में मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो घटने लगती है। मतलब आपके पास मुद्रा है लेकिन आप मुद्रा से बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे, आपकी जो करेंसी है, आपकी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू घटने लगती है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये किस कंडीशन में होता है? इन्फ्लेशन की कंडीशन में। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण आगतों की कीमत और ब्याज की जो दर होती है उसमें वृद्धि होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की जो लागत होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग प्रकार की कुछ इन्फ्लेशंस दे रखी थी, मुद्रास्फीति दे रखी थी, उनको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेंगती हुई या क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है। जब इन्फ्लेशन की जो दर है, मुद्रास्फीति की दर है 3% या उससे भी कम हो तो इसको बोलेंगे हम कि ये जो हमारा इन्फ्लेशन है ये किस टाइप का है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। यह मुद्रास्फीति की अति निम्न स्थिति है, मतलब बहुत हल्की स्थिति है और जनरली ये कहा जाता है कि इस प्रकार की जो स्थिति है, मतलब बहुत कम जो इन्फ्लेशन है वो सामान्यतः पाई जाती है जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, विकसित देश होते हैं, वहाँ पर ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन पाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले बीच में एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले ही कंप्लीट कराई हुई हैं। जैसे अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिनके मतलब आपको नहीं पता होंगे, तो मैंने इकोनॉमिक्स की पूरी एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर के 12 तक पहले ही यहाँ पर कंप्लीट कराई हुई है। तो ये जो टर्म है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, तो एक बार टाइम निकाल करके एक दिन में आप उसको ख़त्म कर देंगे, फिर कभी भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझने में इकोनॉमिक्स के टर्म्स जो हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो इकोनॉमिक्स को आप वहाँ पर, जैसे आप एडवांस फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति समझ में आ गई। इसके बाद में चलती हुई मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये क्या होती है? ये जब होती है जब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कितने से कितने के बीच में हो, 3% से 10% के बीच में हो तो इसको बोलेंगे हम चलती हुई मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति की मंद गति जो होती है, ठीक है, यानी एक तरह से हम पहली वाली जो पढ़ रहे थे चलती हुई, ठीक है, इससे पहली जो हम पढ़ रहे थे, सॉरी, रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे उसमें इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम होता है, लेकिन ये दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति, तो इसमें भी मुद्रास्फीति की जो गति होती है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, बहुत हल्की मुद्रास्फीति होती है। और ये जो मुद्रास्फीति है ये विशेष रूप से विकासशील देशों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है, मैंने आपको बताया है, याद करेंगे कहाँ पे ये पाई जाती है, विकसित देशों में। और ये जो चलती हुई मुद्रास्फीति है ये किसके लिए ठीक मानी जाती है, जो भी विकासशील देश होते हैं जैसे भारत। ठीक है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की दर जब डबल डिजिट में पहुंच जाए, 2 अंकों में हो जाए, यानी 10% से 20% के बीच में हो, और लेकिन इसकी ये इनिशियल स्टेज में हो, यानी आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट में पहुंच गया, 10% से 20% के बीच में पहुंच गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं पहुंचा है अभी,
यानी उसको मुद्रास्फीति की जो अवधि है उसको भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इनिशियल स्टेज में है, तो इसको बोलेंगे हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बेसल मानक के अनुसार बैंकों को केंद्रीय बैंक के सामने अपने जोखिम का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बेसल मानक दे रखे हैं, बेसल मानक 1, 2, 3, 4। तो बेसल मानक 2 के अनुसार बैंकों को केंद्रीय बैंक के सामने अपने जोखिम का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया था। इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो नया टर्म है इसको समझते हैं कि ये बेसल मानक क्या है। बेसल मानक जो है ये ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर बैंकिंग और जो भी वित्तीय संस्थान होते हैं उनका विनियमन जब किया जाता है तो उसमें एक सिमिलरिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसको हम बेसल मानक कहते हैं। दरअसल बेसल जो है ये एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और बेसल में ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जिसको क्या कहा जाता है, BIS कहा जाता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो BIS का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है, बेसल में है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। ठीक है, BIS की स्थापना कब हुई थी, 17 मई 1930 को हुई थी। अब जो मानक दे रखे थे, बेसल आपको समझ में आ गया बेसल मानक क्या है। अब जो मानक दे रखे हैं ऑप्शन में उनको समझते हैं, ये क्या है, बेसल मानक 1। बेसल मानक 1 जो था ये वर्ष 1988 में अस्तित्व में आया और ये किस पर केंद्रित था, सेंट्रलाइज किस पे था, ये था वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केंद्रित था। भारत ने इसके जो डायरेक्शंस थे, दिशा निर्देश थे, उनको 1999 में अपनाया था। ठीक है, बेसल मानक 2 के बारे में बात करते हैं। ये मानक जो था ये वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया। इनका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटना। इनके दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को केंद्रीय बैंक के समक्ष अपने जोखिम का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया, जो कि हमारा प्रश्न था। भारत ने बेसल 2 के जो डायरेक्शंस थे, दिशा निर्देश थे, उनको 2009 में स्वीकार किया था। बेसल मानक 3 के बारे में बात करते हैं। 2008 के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में बेसल 3 की जो डायरेक्शंस थी उनको जारी किया गया। भारत में 1 अप्रैल 2013 से बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से बेसल 3 जो है पूंजी नियमावली लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत वित्तीय जोखिम कम करने के लिए बैंकों को अधिक पूंजी रखने की आवश्यकता होगी, ये इसकी डायरेक्शंस के अंतर्गत आता है। तीसरा है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। पूंजी पर्याप्तता अनुपात ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो कहा जाता है, संक्षेप में इसको CRAR की कहते हैं। इसका मतलब है कि जो बैंक हैं, बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के इस मामले में कुछ पूंजी या कुछ धन जो होता है वो अपने पास सुरक्षित रखना होता है, जो उन्हें वित्तीय कठिनाइयों के समय सुरक्षा प्रदान करता है। इसी को बोलते हैं CRAR। सरल शब्दों में कहें तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है जोखिम के साथ बैंक की पूंजी का एक रेशियो प्रदर्शित करता है। भारत में इस रेशियो का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इस अनुपात का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और बाकी ये कब अपनाया गया था, ये 1992 में अपनाया गया था। चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये RBI के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र, इसको PSLCs भी कहते हैं, PSLCs। ठीक है, तो ये होता क्या है, प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र एक प्रकार का एक सिस्टम है, तंत्र है, जो बैंकों को रिजर्व बैंक के अनुसार जो निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक जो भी क्या करती है, निर्देशित करती है, उसके अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र चुने जाते हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाती है। उनको प्रायोरिटी किसके लिए दी जाती है, ऋण देने के लिए। तो जो ऋण देने का लक्ष्य होता है बैंकों का, जैसे उसमें आपके जो भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं वो आते हैं, जितनी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो भी सारी आ जाती हैं, शहरी सहकारी बैंक आ जाती हैं, लघु वित्त बैंक, ये सारे जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए इनके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इनको लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने का काम जो करता है वो करता है प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र, यानी PSLCs। ठीक है, यदि कोई बैंक निर्धारित लक्ष्य जो कि RBI के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो इन उपकरणों का क्रय करके, इनको खरीद करके, किसको खरीद करके, PSLCs को खरीद करके अपने लक्ष्य और उपलक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी
50% से कम कर देनी चाहिए। तो ये जो सिफारिश की गई थी ये पीजे नायक समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसने कहा था कि जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं गवर्नमेंट को उसमें अपनी जो हिस्सेदारी है वो 50% से कम कर देनी चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देखते हैं और भी जो समितियां दे रखी हैं ऑप्शंस में इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पीजे नायक समिति इसका गठन किया गया था जनवरी 2014 में। ठीक है, इसने कुछ विशेष सिफारिशें करी थी जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो बोर्ड हैं उनका नए सिरे से गठन होना चाहिए, ये सिफारिश करी थी पीजे नायक समिति ने। पुराने जो भी कानून हैं उनको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन था कि जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनमें सरकार को अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर देनी चाहिए, ये सिफारिश भी पीजे नायक समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में एक अलग समिति दे रखी है दामोदरन समिति। ये क्या है? सेबी के पूर्व प्रमुख थे एम दामोदरन, उनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी और इसकी भी कुछ सिफारिशें थी जो इस प्रकार हैं। होम लोन अकाउंट जो होते हैं समय पूर्व अगर उनको कोई बंद कराता है तो उसमें कोई दंडात्मक शुल्क बैंक के द्वारा वसूल नहीं किया जाएगा, ये इसकी सिफारिश थी। सावधि जमाएं जो होती हैं उनको अपने आप ही रिन्यू न किया जाए, नवीनीकृत न किया जाए, ये सिफारिश करी थी। बचत खातों में चेकबुक और एटीएम कार्ड की जो सुविधाएं हैं जिसे हम सभी लोग यूज़ करते हैं उनके लिए खाते में मिनिमम बैलेंस का कोई बंधन नहीं हो। यानी जैसे कभी कभार आपने देखा हो ना, जैसे कहते हैं कि आपका जो अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस इतना रहना चाहिए, अगर इतना नहीं रहेगा तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज जो है बैंक आपसे लेगी। तो ये सिफारिश जो है इस समिति के द्वारा की गई थी कि जो भी बचत खाते हैं सेविंग अकाउंट हैं लोगों के उनमें वो लोग चेकबुक का भी इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड की भी सर्विस लेते हैं, तो इन सुविधाओं के लिए खाते में कोई भी मिनिमम बैलेंस की बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। नंदन नीलेकणी समिति, इसे 2019 में गठित किया गया था। इस समिति ने मुख्य रूप से सिफारिश की थी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर में सरकार द्वारा सब्सिडी दी जानी चाहिए और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कार्ड भुगतान पर इंटरचेंज शुल्क कम होना चाहिए। ठीक है। उर्जित पटेल समिति, इसको 2013 में गठित किया गया था। इसने सिफारिश की थी कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति होती है सरकार की, उसको निर्धारित करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनाना चाहिए। अब देखिए ऐसे ही टर्म आ रहे हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इन बेसिक सी चीज़ों को हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर एक तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है, 1-1.5 घंटे का 40 क्वेश्चन है, व्याख्या भी हमको देखनी है और ऊपर से आपका भी समय है, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी बचाना है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके ये कोशिश करनी है। और फिर ये बेसिक से जो टर्म्स हैं अगर इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से एक दिन टाइम निकाल लेना। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें वो मैंने पहले से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देखेंगे तो आपको मिलेगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है, देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? ये पूरा का पूरा चैप्टर, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है वो भी मैंने जो कि इसी से रिलेटेड है वो भी मैंने समझाया हुआ है। और वैसे भी एक शॉर्ट कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप में एक इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है जो कि आपके बेसिक्स को क्लियर करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप ढूंढ रहे होंगे या तलाश रहे होंगे, कहीं से नहीं मिल रही होंगी, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस चैनल पर डाली हुई हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो ये बात कर रहा है किसके बारे में? जो भी देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनके द्वारा एक साल में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो कह सकते हैं मौद्रिक मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है। अब इसमें जैसे आ रहे हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, सकल मूल्यवर्धन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो भी मॉनेटरी मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें विदेशों और देश के भीतर स्थित कंपनियों के द्वारा उत्पादित आउटपुट की गणना भी की जाती है। एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जीडीपी जिसको हम संक्षेप में बोल देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष की
अवधि, एक वर्ष की अवधि कैसे, जो एक वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चलता है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की सीमा के भीतर जो भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनकी एक वैल्यू निकाली जाती है, मूल्य निकाला जाता है। तो उनका जो कुल मूल्य होता है, वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, अंतिम रूप से उत्पादित जो होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है और इसे बाजार कीमतों पर जीडीपी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वेतन, भत्ते, किराया, ब्याज, डायरेक्ट टैक्सेस, लाभांश, इन सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड बाजार, ये किससे संबंधित है? ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। अब ये प्रतिभूतियां क्या होती हैं? सरकारी प्रतिभूतियां, ठीक है, या प्राइवेट प्रतिभूतियां, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक्सप्लेन आपको कर रखी हैं। गिल्ट एज्ड बाजार ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। इसमें रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदा बेची की जाती है, क्रय विक्रय किया जाता है। इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का जो मूल्य रहता है वो कैसा रहता है? स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें कोई भी अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और बैंकों के अलावा जो अन्य संस्थाएं होती हैं, इन प्रतिभूतियों के लिए एक विशेष आकर्षण रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के किस बॉक्स के अंतर्गत आती है? ग्रीन बॉक्स, नीला बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ठीक है, या लाल बॉक्स? इसको समझते हैं। तो ये एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। अब ये बॉक्सेस क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको समझते हैं। किसानों को मिलने वाली जो सब्सिडी होती है उसको बॉक्स के रूप में हम जानते हैं, और इनको मुख्य रूप से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से 3 समूह हैं? ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स, ठीक है। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो भी सब्सिडी तो आप सभी समझते ही होंगे, आई होप। इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती या फिर न्यूनतम विकृति पैदा करती है। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान या रिसर्चेज, आपदा राहत, इन सभी हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, ठीक है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत। इसके बाद में ब्लू बॉक्स आता है। इस बॉक्स के तहत उस आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है। देखिए, सब्सिडी एक तरह की आर्थिक सहायता ही है, ठीक है। तो ब्लू बॉक्स की बात हम कर रहे हैं। ब्लू बॉक्स में उस आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है। ये सहायता राशि जो होती है ये व्यापार विकृति में कमी लाने के लिए दी जाती है। और एम्बर बॉक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी या सारी तरह की सब्सिडियाँ आती हैं जो कृषि उत्पादन और व्यापार को विकृत करती हैं। इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। फर्टिलाइजर जो होते हैं, उर्वरक होते हैं, या बीज हो गए, विद्युत हो गया, लाइट, सिंचाई, इन सभी पर दी जाने वाली ऐसी सब्सिडी जो होती हैं वो व्यापार संतुलन को क्या करती हैं? विकृत करती हैं। ये अत्यधिक प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अपेक्षा देश के उत्पादों को कैसा बनाते हैं? सस्ता बनाते हैं। इनमें कमी लाना जरूरी है, जिसके लिए विभिन्न प्रतिबद्धताएं तय की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किफ़ायती परिवहन की दिशा में भारत सरकार द्वारा सतत विकल्प योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2018 में की गई थी सतत विकल्प योजना। तो ये सतत जो है SATAT, इसका फुल फॉर्म पहले समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सतत विकल्प, इसी को हम हिंदी में बोल देते हैं सतत विकल्प योजना। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। लक्ष्य क्या थे इस योजना के? 2023-24 तक 5000 जो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र हैं उनसे 15 मिलियन मीट्रिक टन संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन का लक्ष्य था। किसानों का समर्थन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का लक्ष्य था। इसके अलावा जो कच्चा तेल है उसके आयात पर निर्भरता को कम करके भारत की घरेलू ऊर्जा उत्पादन और आत्मनिर्भरता जो है उसको बढ़ाने का लक्ष्य था। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रमाणीकरण चिन्हों को उनके प्रारंभ होने के कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ प्रमाणीकरण चिन्ह हैं, चाहे रग मार्क हो, इको मार्क हो, एग मार्क हो या FPO मार्क हो। ये कब कब स्टार्ट किए गए उसके हिसाब से इनको एक ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया गया था एग मार्क वाला, ठीक है। इसके बाद में FPO मार्क स्टार्ट हुआ, फिर आपका इको मार्क स्टार्ट किया गया, और सबसे अंत में रग मार्क स्टार्ट किया गया। थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं एग मार्क क्या होता है। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है। प्रमाण चिन्ह तो वैसे चारों ही हैं, ठीक है, जो भारत में
विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर लगाए जाते हैं। तो एगमार्क की बात हम सबसे पहले करते हैं। एगमार्क जो है ये कृषि या खाद्य उत्पाद के जो पदार्थ होते हैं उन पर लगाया जाता है। और ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन उत्पादों पर या जिन प्रोडक्ट्स पर ये एगमार्क लगा होता है उनके बारे में हम ये आशा कर सकते हैं कि वे जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं, यानी ठीक तरीके से बनाए गए हैं। ये मानक भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा अनुमोदित होते हैं। एगमार्क की शुरुआत भारत में 1937 में कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के द्वारा की गई थी। बाद में 1986 में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया था। दूसरा है एफपीओ मार्क। एफपीओ मार्क का फुल फॉर्म क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क। ये मार्क लगता है ऐसे उत्पादों पर जो कि फूड प्रोसेसिंग के थ्रू बनते हैं, प्रसंस्कृत फल उत्पाद। ठीक है, फलों को प्रोसेस्ड करके, उनको प्रसंस्कृत करके उनसे जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके लिए एक अनिवार्य निशान होता है एफपीओ मार्क। इसको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जारी करता है। भारत में ये 1955 से लागू किया गया है। लेकिन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के जरिए इसे 2006 से भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पाद, जैसे कि पैक किए गए फलों के पेय पदार्थ होते हैं, जैम वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारी टॉफ़ी वगैरह, स्क्वैश अचार या जो भी निर्जलित फलों के उत्पाद होते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, ठीक है, फलों के अर्क जो होते हैं उनके लिए अनिवार्य बना दिया गया। इको मार्क योजना जो है ये भारत सरकार द्वारा 1991 में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई एक पर्यावरण लेबलिंग योजना है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण में अनुकूल उत्पादों की आसानी से पहचान करना, यानी कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, इको फ्रेंडली हैं, उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था इको मार्क को। इको मार्क प्रमाणीकरण चिन्ह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे। लास्ट में आता है आपका रग मार्क। रग मार्क ये एक ऐसा लेबल है जो विदेशी खरीदार को ये प्रमाणित करता है कि जो भी वस्तु वो खरीद रहा है उस पर किसी बाल श्रमिक ने काम नहीं किया है। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट पर रग मार्क लगा होता है उसका मतलब ये है कि उसको बनाने में किसी भी प्रकार का बाल श्रम नहीं लगा है, किसी बाल श्रमिक ने उस पर काम नहीं किया है। ठीक है, आगे आता है अपना 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी देश द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद की नीति का परिणाम हो सकता है। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी देश जब संरक्षणवाद की नीति अपनाता है तो वो क्या करेगा, विदेशी उद्योगों के विरुद्ध अपने घरेलू जो डोमेस्टिक आपके उद्योग होंगे उनको क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। और जब दूसरे या विदेशी या बाहरी उद्योगों के अपोजिट में अपने देश के उद्योगों को सहायता प्रदान की जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक तरह से इसको क्या कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है कि हम अपने देश के उद्योगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो इसी को संरक्षणवाद की नीति कह सकते हैं आप। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी और इस योजना की जो मूल अवधारणा है, जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो जापान से लिया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 2018 में ये स्टार्ट हुई और इसकी जो मूल अवधारणा है वो किस देश से प्रेरित है, वो जापान से प्रेरित है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार के द्वारा 1979 में स्टार्ट की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार के द्वारा भी क्रियान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चाइना के द्वारा भी अपनाया गया था। ठीक है, अतिरिक्त पौधे या एक्स्ट्रा जो पौधे होते हैं उनके कुछ हिस्सों को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, तो ये जो प्रक्रिया है सर ये कहलाती है थिनिंग। और विशेष रूप से जो कपास की फसल होती है उसमें इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में जो अलग चीज़ें दे रखी हैं, जैसे पेगिंग क्या होता है, निपिंग वाला प्रोसेस कैसा होता है, रैटूनिंग क्या होता है, इनके बारे में भी जानते हैं। तो पहले देखते हैं निपिंग या टॉपिंग। ठीक है, निपिंग या टॉपिंग ये क्या है, एक प्रकार का एक ऐसा प्रोसेस है जो सीड्स कलिका, पौधे की जो सीड्स कलिका होती है उसकी बढ़ोतरी को, उसकी वृद्धि को रोकने का काम करता है। और साइड की यानी अगल बगल की जो पार्श्व शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उनकी वृद्धि को ये बढ़ावा देता है। जो बदले में क्या होता है, मतलब इस प्रोसेस को जब अपनाते हैं, इस प्रोसेस में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्या होता है कि पार्श्व शाखाएँ जो होती हैं वो बढ़ती हैं, शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि रुकती है और इसका परिणाम ये होता है कि जो फसलों की उपज है
उसमें सुधार होता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से कौन से पौधे की खेती में की जाती है या किस फसल में की जाती है? तो ये चने की खेती में की जाती है। चने की पौधे में जब पौधा 30-40 दिन का होता है तब इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, निपिंग या टॉपिंग। ठीक है, अगला है इसके बाद में पेगिंग या जिसको खूंटी लगाना भी बोलते हैं। ये मूंगफली की फसल में प्रयोग की जाने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल अवशेष भाग के आधार से पेग, जो एक प्रकार की संरचनाएं होती हैं, वो निकल करके जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़ती हैं और ज़मीन के भीतर वृद्धि करती हैं। रैटूनिंग में क्या होता है? रैटूनिंग एक कृषि पद्धति है जिसमें किसी फसल के ज़मीन के ऊपर अधिकांश हिस्से को काट दिया जाता है और इसमें मुख्य रूप से जो एक बीज पत्री फसलें होती हैं उनकी कटाई की जाती है, लेकिन जड़ और जो बढ़ती हुई टहनियाँ होती हैं उनको जैसा है वैसा छोड़ दिया जाता है ताकि पौधों से पुनः अगली नई फसल प्राप्त की जा सके। विशेष रूप से जैसे हम देखते हैं कि गाँवों में इसको कलम लगाना भी बोलते हैं। चावल की खेती हो गई जिसमें पौध की रोपाई होती है, गन्ना हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, इस तरह की जो फसलें होती हैं उनकी खेती में रैटूनिंग जो प्रोसेस है इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, 14वां प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो टोटल इसका एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, इसका कितने प्रतिशत भाग खेती करने में यूज़ होता है? तो ये सर 69% हिस्सा जो है वो खेती में यूज होता है और इससे जुड़े हुए और आंकड़े हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 69% अर्थात लगभग 166 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उस भूमि पर खेती की जाती है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका मूल आधार जो है वो एग्रीकल्चर है, कृषि है और लगभग 65% पॉपुलेशन जो है यूपी की वो कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है, यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है कंट्री का उसका लगभग 21% खाद्यान्न अकेला उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा गेहूं, गन्ना, आम, तरबूज, दूध और आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में औसत जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर है। इस औसत जोत के बारे में क्वेश्चन मैंने डाला है आगे, उसमें जितनी भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आगे आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। 15वां प्रश्न आता है, भारतीय संसद द्वारा पौध, किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो पौध, किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 2001 में पारित किया गया था। इसके अलावा भारतीय संसद द्वारा पारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम जो कि आपको पता होने चाहिए, जिनसे कि अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम ये है आपका 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम ये 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भौगोलिक संकेतक, ठीक है, उनका पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन दे रखा है कि विश्व भर में गन्ने के बाद चुकंदर जो होता है वो चीनी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। कारण दे रखा है चुकंदर में शर्करा जो होती है वो सुक्रोज के रूप में उपस्थित होती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है वो कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है आपका यहाँ से सही हो जाता है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखेंगे। चुकंदर क्या है? एक प्रकार का जड़ होता है और विश्व भर में गन्ने के बाद चुकंदर चीनी का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि चुकंदर में शर्करा जो होती है वो सुक्रोज के रूप में उपस्थित होती है। इससे जुड़े हुए कुछ, जैसे क्योंकि यहाँ पे हम गन्ने की बात कर रहे हैं तो गन्ने से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और इसमें जो ऐड करे गए हैं ये जो चीज़ें हैं, इसमें से पहला ही स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कि उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत में चीनी उद्योग का जो स्थानिक स्थानांतरण है या शिफ्टिंग है वो क्यों होती है, उसके कारण क्या है, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है कि दक्षिण भारत की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय। और गन्ना भी क्या होता है, एक उष्णकटिबंधीय फसल होती है। दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु और काली मिट्टी का क्षेत्र होना और इसके अलावा नमी संरक्षण की क्षमता, मृदा की जल धारण क्षमता जो होती है, इसके अलावा ट्यूबवेल सिंचाई का विकास, ये जो है बड़ा एक रोल अदा करता है किसमें, दक्षिण भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उत्पादकता में।
तो दक्षिण भारत में जो है प्रति हेक्टेयर गन्ने की उच्च उत्पादकता होती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिंचाई के साधन अवेलेबल हैं। इसके अलावा काली मिट्टी का क्षेत्र है और मिट्टी भी ऐसी है जिसमें जल को ज़्यादा समय तक सोख कर रहने कह सकते हैं, जल को ज़्यादा समय तक अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से फसल जो है ठीक ठाक तरीके से हो जाती है, क्योंकि गन्ने की फसल है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फ़र्क क्या है, उत्तर भारत में देखेंगे आप तो गन्ने का क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, गन्ने का क्या है, क्षेत्र ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा भूमि पर खेती होती है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में क्या है, गन्ने का क्षेत्र उत्तर भारत के सापेक्ष कम है, लेकिन वहाँ पर 1 हेक्टेयर में जितनी उपज होती है उतनी उत्तर भारत में नहीं होती है। तो इस वजह से उत्तर भारत से जो चीनी उद्योग है दक्षिण भारत की तरफ काफ़ी शिफ्ट हुआ है, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, दक्षिण भारत में गन्ने में जो रस होता है, शर्करा या जो मिठास होती है, उसकी मात्रा उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के गन्ने की जो पेराई है उसके लिए मौसम काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, शीर्ष चीनी उत्पादक देशों के बारे में यहाँ से देखते हैं। भारत जो है शीर्ष चीनी उत्पादक देश है। इसके साथ साथ भारत के संबंध में आपको ये भी याद रखना है कि भारत चीनी का उत्पादक होने के साथ साथ चीनी का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला भी देश है। दूसरा स्थान किसका आता है, ब्राज़ील का आता है। भारत में चीनी उत्पादक अग्रणी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक का स्थान तीसरा है, तमिलनाडु चौथे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश पाँचवें स्थान पर है। भारत की पहली चीनी मिल कब खोली गई थी, ये 1903 में खोली गई थी। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। गन्ने से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम भी आप याद रख लें। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ये कानपुर में है, और गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी और 1969 में इसको ICAR का एक पार्ट बना दिया गया। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट ये महाराष्ट्र के पूना शहर में है, पुणे में है। ठीक है, एसिटोबैक्टर जीवाणु ये गन्ने की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ने की फसल में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य है वो इसी जीवाणु की सहायता से होता है, एसिटोबैक्टर याद रखेंगे। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, 24.11 लाख हेक्टेयर। उसके बाद में जो सर्वाधिक भूमि आती है वो महाराष्ट्र में आती है, 11.54 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या की बात करें तो लगभग 116 चीनी मिलें हैं। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक चीनी मिलों वाला स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलन से जुड़ा हुआ कुछ नस्लें दे रखी हैं और उनसे संबंधित जो पशु हैं वो उनके सामने दे रखे हैं। आपको पता लगाना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कांकरेज जो नस्ल होती है ये गाय की नस्ल होती है। मलानी नस्ल ये बकरी की नस्ल नहीं होती है, घोड़े की नस्ल होती है, याद रखेंगे। महसाना नस्ल जो है ये भैंस की है। चोकला नस्ल भेड़ से संबंधित है। तो मलानी घोड़े की नस्ल होती है, और इस नस्ल के जो घोड़े होते हैं इनकी उत्पत्ति काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़े से हुई है। ये जो घोड़े होते हैं इस टाइप के जो घोड़े होते हैं वो कलाबाजियाँ दिखाने के लिए जाने जाते हैं। और विशेष रूप से देखा जाए तो घोड़े से संबंधित जो खेल है, आपको पता है पोलो जो खेला जाता है, तो पोलो के गेम में भी, पोलो के स्पोर्ट में भी इन घोड़ों की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है। कांकरेज जो किस्म है गाय की, ये गाय की सबसे भारी नस्ल के अंतर्गत आती है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलन से जुड़ा हुआ है और आपको इनको मिलाना है, और मिलाने के बाद में जो है आपको सही कूट से अपना उत्तर चयन करना है। ये पहले से ही मैंने वैसे मिला दिया है, क्योंकि ये मैचिंग वाले फिर टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने डायरेक्ट उसके सामने लिख दिया है। गाजर में जो कैविटी स्पॉट रोग होता है वो कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। मटर में मार्श रोग जो होता है वो मैंगनीज तत्व की कमी से होता है। फूल गोभी में विपटेल होता है जो मोलिब्डेनम की कमी से। और चुकंदर में हर्ट रॉट रोग जो होता है वो बोरॉन तत्व की कमी से होता है। इसके अलावा फूल गोभी में बटनिंग ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। चुकंदर में चित्ती रोग, पीला रोग ये मैंगनीज की कमी से होता है। और आलू में ब्लैक हर्ट रोग जो होता है, आलू का जब भंडारण किया जाता है, स्टोर आलू को किया जाता है, तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी है, इससे आलू में ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। ठीक है, 19वां प्रश्न है, संस्थानों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये कुछ संस्थानों के नाम दे रखे हैं। पहला है राष्ट्रीय रबर बोर्ड, राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड, राष्ट्रीय चाय बोर्ड, राष्ट्रीय रेशम बोर्ड। तो इसमें से सबसे पहले स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड की 1942 में। इसके बाद में राष्ट्रीय रबर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1947 में। उसके बाद में आता है आपका राष्ट्रीय रेशम बोर्ड, और राष्ट्रीय रेशम बोर्ड के बाद में आता है आपका राष्ट्रीय चाय बोर्ड। ठीक है,
यहाँ से इसको देख सकते हैं, इनकी स्थापना और इनके जो हेड ऑफिस हैं या मुख्यालय हैं उनके नाम भी दे रखे हैं। राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में है, 1942 में इस्टेब्लिश हुआ। राष्ट्रीय रबड़ बोर्ड ये कोट्टयम में जो है केरल में इसका मुख्यालय है, 1947 में स्थापना हुई। राष्ट्रीय रेशम बोर्ड बेंगलोर में है, 1948 में स्थापना हुई। राष्ट्रीय चाय बोर्ड कोलकाता में 1954 में ये इस्टेब्लिश हुआ। 20वां प्रश्न है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये कासरगोड में है। ठीक है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। तुलसी, साकेत, सुधा व जलमग्न उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की किस्मों के नाम है? ये तुलसी, साकेत, सुधा, जलमग्न ये क्या है? किसी फसल की किस्म है, और वो किस फसल की किस्मों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? तो ये धान की किस्में होती हैं, चाहे तुलसी हो, साकेत हो, सुधा है, जलमग्न, ये सारी धान की किस्में हैं, धान की प्रजातियाँ हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये सारे मैंने पहले से ही सुमेलित कर रखे हैं। कुफरी हिमसोना ये किस्म का नाम है, आलू की प्रजाति होती है। बहार जो है ये अरहर की है। पूसा गोल्ड का संबंध सरसों से है, और अनामिका जो है ये किसकी किस्म है? ये धान की किस्म होती है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में परिचालन जोतों को औसत आकार सर्वाधिक है? तो ये इन ऑप्शंस में से नागालैंड में जो है परिचालन जोतों का आकार सबसे ज़्यादा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। परिचालन भूमि जोत होती क्या है, पहले ये समझिए। परिचालन भूमि जोत एक तकनीकी आर्थिक भूमि इकाई है जिसका उपयोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से कृषि के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। एक परिचालन भूमि जोत में एक या एक से ज़्यादा भूखंड शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे एक ही इकाई का हिस्सा हों। परिचालन भूमि जोत में केवल वे इकाइयां शामिल हैं जिनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, या तो कृषि के उत्पादन में हो रहा है, या कृषि उत्पादन के साथ साथ में पशुधन और मुर्गी पालन उत्पादों के लिए हो रहा है, या मत्स्य पालन के लिए हो रहा है। ठीक है, केवल कृषि उत्पादन की ही बात नहीं हो रही है, यानी कृषि उत्पादन के लिए जिस भूमि का उपयोग हो रहा है वो भी परिचालन भूमि जोत में काउंट करी जाएगी। कृषि उत्पादन के साथ में पशुधन हो रहा है, मुर्गी पालन हो रहा है, मत्स्य पालन हो रहा है। ठीक है, ये सभी जो है परिचालन भूमि जोत में गिने जाते हैं। भारत में कितने प्रकार की भूमि जोतें पाई जाती हैं अलग अलग आकारों की? तो ये 5 प्रकार की भूमि जोतें पाई जाती हैं, और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। सीमांत जोत, इसका आकार कितना होता है? 1 हेक्टेयर उससे कम की जो भूमि होती है जिस पर खेती की जाती है वो सीमांत जोत के अंतर्गत आती है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से कम की जो भूमि माप होती है वो छोटी जोत के अंतर्गत आती है। अर्ध मध्यम जोत कहते हैं जिसका आकार 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में होता है। मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होता है, और बड़ी जोतें वे जोतें होती हैं जिनका आकार 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। ठीक है, भारत में परिचालन भूमि जोतों की अधिकतम संख्या जो है वो किस टाइप की है? सीमांत जोतें, यानी जो 5 प्रकार की जोत दे रखी हैं उन जोतों में से सबसे ज़्यादा जो जोतें उपलब्ध हैं भारत में वो सीमांत जोतें हैं। ठीक है, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार नागालैंड में परिचालन भूमि जोतों का औसत आकार सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि परिचालन भूमि जोतों का सबसे कम आकार, सबसे कम औसत आकार कहाँ पे है, तो केरल में है। तो सबसे ज़्यादा नागालैंड में, सबसे कम केरल में। नागालैंड में औसत आकार जो है वो 5 हेक्टेयर है जो कि सर्वाधिक है। केरल में सबसे कम है जो लगभग 0.18 हेक्टेयर के आसपास है। भारत में परिचालन भूमि जोतों का औसत आकार, ये पूरे भारत का औसत आकार अगर पूछे आपसे तो 1.08 हेक्टेयर है। और उत्तर प्रदेश का अगर जितना भी परिचालन भूमि जोते हैं उनके औसत आकार की बात की जाए तो लगभग 0.78 हेक्टेयर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अभी शायद थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, परिचालन भूमि जोतें बताई थी, क्या बताया था? 0.73, उसको देख लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसको देख लेंगे। 7.3 है, 7.8 है, मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, शायद 0.73 ही है इसका जो औसत आकार है उत्तर प्रदेश का। देख लेंगे इसमें, अगर इसका कुछ अगर मिस्टेक हो रही हो तो आप कमेंट कर देना, बता देना। ठीक है, टीम नहीं है भैया मेरे पास, मैं अपने आप ही बनाता हूँ सारी चीज़ें, है ना, तो कभी कभी हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियाँ। कॉफ़ी के व्यापार के लिए मशहूर मोचा शहर किस देश में स्थित है? तो मोचा शहर जो है ये यमन में है। ठीक है, मोचा शहर जो है ये लाल सागर के तट पर यमन का एक प्रमुख शहर माना जाता है।
कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय फसल होती है और इसकी उत्पत्ति किस महाद्वीप से मानी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। भारत में कॉफ़ी को लाने का श्रेय बाबा भूदान को दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में होता है कॉफ़ी। उसके बाद में दूसरा स्थान केरला का आता है, तीसरा स्थान आपका तमिलनाडु का आता है। राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? बेंगलोर में है। विश्व के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में, उसके बाद में वियतनाम, तीसरे स्थान पर कोलंबिया, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया। कॉफ़ी से जुड़ा ही एक टर्म है फजेंडा। फजेंडा क्या होता है? ये ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। और ब्राज़ील का ही एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, इसको विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह मेहता के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 731। और भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में तमिलनाडु विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कहाँ पे स्थापित किया गया था? पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है या मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये राई नृत्य होता है जिसको मयूर नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका यूपी स्पेशल वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो ऑप्शन में जितने भी नृत्य दे रखे हैं, चाहे लट्ठमार, सौरा, दीवारी, पाई डंडा नृत्य, तो इनके बारे में भी जानेंगे। लट्ठमार नृत्य के बारे में देखते हैं पहले। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के समय पे किया जाता है। ऑप्शन में सौरा नृत्य दे रखा है। ये जो नृत्य कला है ये हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में प्रसिद्ध है। यह किसानों के द्वारा फसल की कटाई के टाइम पे किया जाता है। इसमें जो भी यंग स्त्री और पुरुष होते हैं हाथ में एक डंडा लेकर के डांस करते हैं। ये जो नृत्य है सफलतापूर्वक फसल की कटाई के लिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। राई नृत्य जो है, राई नृत्य को मयूर नृत्य भी कहते हैं, जो कि आपका प्रश्न था। और ये जो राई नृत्य है या मयूर नृत्य है ये बेड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा बसंत ऋतु और जन्माष्टमी की जो संध्या होती है, जन्माष्टमी के दिन शाम को ये राई नृत्य या मयूर नृत्य किया जाता है। और आपका दीवारी पाई डंडा नृत्य की बात करें तो इसमें जो नाचने वाले होते हैं ये भगवान कृष्ण के रूप में अपने जो भी मित्र हैं, सखा हैं, उनके साथ में डंडों से छद्म लड़ाई करते हैं। छद्म लड़ाई का मतलब झूठ मूठ की लड़ाई करते हैं, ठीक है। ये अहीर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। पारंपरिक रूप से नृत्य का प्रदर्शन जो है वो दीपावली के टाइम से स्टार्ट होता है और जो जनवरी में मकर संक्रांति होती है तब तक ये चलता रहता है, जारी रहता है, ठीक है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो शेरपुर हो गया, अनूप शहर, डलमऊ, ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। बटेश्वर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और उद्गम आप सभी जानते हैं गोमुख हिमनद या गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। गंगा नदी जो है यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर ज़िले से ये एंटर होती है यूपी में और अलग अलग ज़िलों से बहते हुए प्रवाहित होते हुए बलिया ज़िले से निकल करके कहाँ पे प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा की सहायक नदियों में देखेंगे तो रामगंगा हो गया, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती, ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब एक प्रश्न यहाँ से ये आता है कि गंगा नदी के दाहिने ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं और बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वैसे ये सारी चीज़ें अगर हम आप मैप से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इनको ऐसे याद करने में मतलब मज़ा नहीं आता वैसे भी, और ऐसे याद करेंगे तो भूल भी जाएंगे, लेकिन मैप से एक बार देख लेंगे तो आदमी बिल्कुल दिमाग में ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। मैंने ये वाला चैप्टर एक यूपी स्पेशल की पुरानी प्लेलिस्ट है वो देख लीजिएगा, ये नदियाँ वदियाँ का जो चैप्टर है ये मैंने कराया हुआ है उधर, है ना। तो वहाँ पर ये मैप वैप के थ्रू सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, तो वहाँ पर देख लें। आपके पास अगर इसका मैप हो जो भी नदी तंत्र है उत्तर प्रदेश का, तो उसको थोड़ा सा सामने रखते हुए इसको देखना आप, ठीक है। तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी और बागमती। और दाहिनी ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो ये यमुना, टोंस, सोन, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा, ये दाहिने और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक, यानी गंगा नदी में प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक जो जलमार्ग है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में
जाना जाता है। आपसे पूछा जाए गंगा नदी के दाहिने किनारे पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो कानपुर नगर है, और बाएं किनारे पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वाराणसी है। गंगा नदी के तट पर स्थित जो प्रमुख नगर हैं जिससे कि हमारा प्रश्न जुड़ा हुआ था, उनको देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से नगर हैं। तो देखिए शेरपुर जो है ये बलिया जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। गाजीपुर हो गया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर ये प्रयागराज में है स्थान, ये भी गंगा नदी के तट पर है। कलाकांकर प्रतापगढ़ में है, डालमऊ रायबरेली, बक्सर ये उन्नाव, काम्पिल्य ये फर्रुखाबाद में है, कानपुर हो गया, बिठूर हो, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद हो गया, बदायूं कन्नौज, अनूपशहर ये बुलंदशहर में है, और गढ़मुक्तेश्वर ये हापुड़ में है। तो ये सारे जो साइट्स हैं, सारे जो स्थान हैं, ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है, ठीक है, सेंट्रल जेल जो है उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 5 सेंट्रल जेल हैं उत्तर प्रदेश में, जो कहाँ कहाँ पे हैं नाम याद रखेंगे, एक बरेली में है, एक आगरा में है, एक वाराणसी में, एक फतेहगढ़ और नैनी। नैनी कहाँ, प्रयागराज, ठीक है। तो ये 5 सेंट्रल जेल हैं। प्रदेश का पहला जो सेंट्रल जेल था, केंद्रीय कारागार था, ये आगरा में 1844 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में उप कारागार कितने हैं, तो इनकी संख्या 2 है। ये दोनों उप कारागार कहाँ कहाँ स्थित हैं, महोबा और देवबंद में हैं। 1940 में स्थापित होने वाला संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, पूछा गया है तो याद रखना। प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट जेल होती हैं, जिला कारागार होते हैं, जिला जेल होती हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो 60 है। और प्रदेश में एक आदर्श जेल कहाँ पे स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। 29वां प्रश्न है, ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, याद रखेंगे। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान को झांसी में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में 8 मई 1988 को स्थापित किया गया था। बाद में 2014 में इसे CAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान के रूप में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। झांसी में जो अन्य कृषि संबंधी संस्थान हैं उनको देखेंगे, जैसे केंद्रीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये भी झांसी में है, और रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पे है, झांसी में है। 30वां प्रश्न आता है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाला जिला, फिर उसके बाद में उससे कम, इस तरीके से देखना है। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर आपकी गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद में आपका गाज़ियाबाद आ जाता है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर श्रावस्ती, चौथे स्थान पर आपका बहराइच आ जाता है, ठीक है। और इसमें जो 10 की वृद्धि की दर रही थी वो कितनी रही थी, वो यहाँ से देखेंगे। गौतम बुद्ध नगर में 49.1%, गाज़ियाबाद में 41.3%, श्रावस्ती में 30.5%, बहराइच में 29.3% और बलरामपुर में 27.7%। सबसे कम यानी न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है आपका कानपुर नगर 9.9%। हमीरपुर इसके बाद में आता है 11.1%, तीसरे स्थान पर बागपत आता है, ये न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले हैं, ठीक है। बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1% और देवरिया 14.2%। तो कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया ये 5 ऐसे जिले हैं जिनमें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। 31वां प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ये कुछ पर्यटन या धार्मिक स्थलों के नाम दे रखे हैं, जैसे लंका मीनार ये कहाँ पे है, जालौन में है। जयपुर मंदिर ये मथुरा में है। कोकिला कुंड जो है ये अयोध्या में नहीं है, ये मथुरा में है, ठीक है, मथुरा वृंदावन में। और गांवरिया पुरातात्विक स्थल ये कहाँ पे, ये सिद्धार्थ नगर में है। तो ये कोकिला कुंड वाला मैच नहीं है। अब इसमें से आता है गांवरिया पुरातात्विक स्थल, ठीक है, थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी। गांवरिया पिपरहवा के प्राचीन स्तूप के निकट है। यहाँ ईंटों से बने हुए 2 विशालकाय परिसर मिले हैं जो बुद्ध के पिता शाक्य राजा शुद्धोदन के राजमहल के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा जो जिले दे रखे हैं यहाँ पे, उनमें और कौन कौन से धार्मिक या पर्यटन स्थल हैं उनको देख लेते हैं। जालौन का नाम आया तो जालौन में देखते हैं क्या क्या है। जालौन में 84 गुंबद है, ठीक है। ताईवाई महल है यहाँ पे, बीरबल की जन्मस्थली कालपी भी जो है ये जालौन के अंतर्गत आता है। बीरबल रंग महल ये भी जालौन में है। मुग़ल टकसाल के अवशेष भी जालौन में मिलते हैं। ब्यास टीला, नरसिंह टीला, व्यास मंदिर और चंदेल दुर्ग ये सभी जालौन में हैं।
मथुरा में अगर देखेंगे तो मथुरा में तो भाई गिनते गिनते थक जाएंगे आप, इतने पर्यटन स्थल हैं। राजकीय जैन संग्रहालय, गीता मंदिर, शिवताल, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, यमुना मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, क्षीर सागर, ठीक है, 84 खम्बा मंदिर हो गया, योग माया मंदिर, वो ब्रह्मांड घाट, इसी को महावन बोलते हैं। कृष्ण कुंड और शनि मंदिर, इसको कोकिला वन के नाम से जाना जाता है, ये भी मथुरा में है। सिद्धार्थ नगर में देखेंगे तो कपिल वस्तु, ठीक है, पेपर हवा इसको अब कहा जाता है, कपिल वस्तु इसका पुराना नाम है। तो कपिल वस्तु, सलारगढ़ पुरातात्विक स्थल, भारत भारी, पलटा देवी मंदिर, ये सभी सिद्धार्थ नगर में हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कचनौदा बाग परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है झांसी जनपद में निर्माणाधीन है, और दूसरा कथन दे रखा है कि ये सजनम और बानई नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसमें से केवल दूसरा कथन सही है, ठीक है। कचनौदा बांध परियोजना ये सजनम और बानई नदियों के संगम पर है, लेकिन ये झांसी जनपद में निर्माणाधीन नहीं है, ठीक है। ये ललितपुर जिले के महरौनी तहसील, ठीक है, ललितपुर जिले के महरौनी तहसील गोगरवारा गांव के नज़दीक सजनम और बानई नदियों के संगम पर निर्माणाधीन है, और ये एक सिंचाई और पेयजल परियोजना है, ठीक है। 33वां प्रश्न है, लखनऊ में चित्रकला की वॉश और टेम्पा शैलियाँ, इनकी शुरुआत किसने की? तो इनकी शुरुआत की गई थी असित कुमार हलदार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सोलदा और उल्दना, ठीक है, सोलदा और उल्दना खुर्द लौह अयस्क क्षेत्रों के ये नाम है। ये किस जिले में है? ये ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, उसके संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, औरैया जिला, इसका जो ओडीओपी प्रोडक्ट है वो क्या है? दूध प्रसंस्करण यानी कि घी। हाथरस हींग के लिए जाना जाता है। अयोध्या गुड़ के लिए जाना जाता है। महोबा कास्ट शिल्प के लिए जो है फेमस नहीं है। महोबा जो है सर, ये गौरा पत्थर शिल्प के लिए जाना जाता है। महोबा किसके लिए जाना जाता है? गौरा पत्थर शिल्प के लिए जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, पहले से ये सुमेलित हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कुछ आश्रम हैं, और ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे, वो यहाँ पे इसके सामने दे रखी है। ऋषभ देव तपस्थली, ये झूसी प्रयागराज में है। महर्षि कण्व आश्रम, ये बिजनौर में है। चवन ऋषि आश्रम मैनपुरी में है। वाल्मीकि आश्रम ये कानपुर नगर के कहाँ पे है? बिठूर में है। 37वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोनराई खनिज क्षेत्र किस जिले में है? तो ये सर ललितपुर जिले में है, ठीक है। सोनराई खनिज क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है? ललितपुर में है। अब इसकी व्याख्या में मैंने बहुत सारे जो आपके खनिज हैं और वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो लिख दिए हैं। तो ये जो है इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो कोयला के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयला जो है सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र जो है, ठीक है, इनमें किया जाता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से जो कोयला मिलता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है? ओबरा ताप विद्युत गृह में और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अगर स्थान देखें देश में तो 8वां स्थान है। चूना पत्थर की बात करते हैं। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले के गुरमा, कनाच, बाबूहारी और रोहतास क्षेत्र, ठीक है, गुरमा, कनाच, बाबूहरी और रोहतास क्षेत्रों में, और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में जो है चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो यूपी के बांदा, चंदौली और ललितपुर के कुछ हिस्सों में बॉक्साइट पाया जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, आप जानते हैं, और इससे एल्यूमिनियम निकालने का काम कौन करता है? सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को जो कंपनी है, ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसके द्वारा जो है इस अयस्क से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। सोना सोनभद्र और ललितपुर में पाया जाता है, विशेष रूप से शारदा और रामगंगा नदियों के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम ललितपुर में, ये काफ़ी बार पूछा जाता है यूरेनियम वाला क्वेश्चन। और एक एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस भी, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो यूरेनियम याद रखेंगे ललितपुर, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर और झांसी, संगमरमर ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। डोलोमाइट जो है ये सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से जो है प्राप्त होता है। सिलिका सैंड जो होता है, कांच बालू जो होती है, ये प्रदेश में प्रयागराज जिले के शंकरगढ़, ठीक है, प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ और यमुना नदी के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा चंदौली के चकिया क्षेत्र से भी सिलिका सैंड जो है वो प्राप्त की जाती है। अगर बात करें कि यूपी का कौन सा स्थान है सिलिका सैंड के प्रोडक्शन में, तो दूसरा स्थान है। चाइना क्ले या चीनी मिट्टी जो होती है ये सोनभद्र और बांदा में पाई जाती है। जिप्सम जो है
झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। 38वां प्रश्न है, कौन सा ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के एक से ज़्यादा जिले स्पर्श करते हैं। ये क्वेश्चन, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आप एक बार मैप देख लीजिएगा। आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास होगा भी यूपी का मैप, और वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से ज़िलों से कौन किन से किस किस स्टेट की सीमा जो है वो लगी हुई है, वो आसानी से वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है इसमें से, ऑप्शन में से, जिससे उत्तर प्रदेश के एक से ज़्यादा ज़िले टच करते हैं? तो राजस्थान है। राजस्थान से आगरा और मथुरा ज़िले की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र की सीमा लगती है। झारखंड से सोनभद्र की सीमा लगती है। ठीक है, विभिन्न राज्यों से सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के ज़िले, उनकी एक सूची पूरी मैंने यहाँ पे बनाई है। जैसे उत्तर प्रदेश का ज़िला है सहारनपुर, इससे हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है लगती है। ठीक है, ऐसे ही सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ से, ऐसे ही सोनभद्र की सीमा झारखंड से भी लगती है। राजस्थान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मथुरा और आगरा यूपी के 2 ज़िले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये जो है आपका एनसीआर दिल्ली को स्पर्श करते हैं। 6 ज़िले जो हैं वो हरियाणा को स्पर्श करते हैं, अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। 7 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो बिहार को स्पर्श करते हैं, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 7 ज़िले किसको स्पर्श करते हैं? बिहार को स्पर्श करते हैं। और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत को मिलाकर के कुल 7 ज़िले जो है वो उत्तराखंड की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश को। 11 ज़िले जो है एमपी को टच करते हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन। ठीक है, 39वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम के मेयर के उसके पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो नगर निगम का जो मेयर है वो अपने पद पर आसीन हो गया है, और पद पर आसीन होने के 2 साल के अंदर उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। ठीक है, और मान के चलिए कि 2 साल हो गए और 2 साल के बाद में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और वो पास नहीं हो पाया, तो फिर से वही 2 साल का बाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी एक बार कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पास नहीं हुआ, तो उस तिथि से लेकर के अगले 2 वर्षों तक फिर दोबारा से कोई अविश्वास प्रस्ताव मेयर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम हैं। नगर निगम की संरचना किस तरीके की होती है? नगर का एक प्रमुख होता है जिसको मेयर कहते हैं, और मेयर का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक उप मेयर भी होता है, और उस उप मेयर का चयन होता है सभासदों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, 3 प्रकार के सभासद होते हैं, याद रखेंगे, एक मेयर, एक उप मेयर और 3 प्रकार के सभासद। मेयर का चयन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के द्वारा, उप मेयरों का चयन सभासदों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी पब्लिक जो है डायरेक्टली उप मेयर का चयन नहीं करती है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उप मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सभासदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आज का सर अंतिम प्रश्न है मैचिंग से जुड़ा हुआ, कुछ मेले हैं और मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। ककोड़ा मेला ये बदायूं में लगता है। ठीक है, कजली मेला ये महोबा में लगता है। सैयद सलार मेला ये बाराबंकी में न लग करके कहाँ पे लगता है? बहराइच में लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, और सीकरी मेला ये गाज़ियाबाद में मिलता है। सैयद सलार मेला जो कि यहाँ पे बाराबंकी दे रखा था, बाराबंकी में नहीं है, ये बहराइच में है। ककोड़ा मेला जो ऊपर दे रखा है, ककोड़ा मेला को रोहेलखंड का मिनी कुंभ इस नाम से भी जाना जाता है। महोबा का कजली मेला महोबा के विजय उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, और कजरी महोत्सव जो है ये मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, कजली मेला अलग है और कजरी महोत्सव अलग है। कजली मेला महोबा और कजरी महोत्सव जो है ये मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज का अपना डे 2 समाप्त होता है जीएस वाला, और हिंदी के लिए आपको 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 दिन में मैं हिंदी स्टार्ट कर दूंगा। हिंदी में वैसे भी बहुत ज़्यादा लोड आपको लेना नहीं है, और मैं हिंदी की गारंटी इतनी ले सकता हूँ बस कि अगर जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, जितने पेपर मैं आपको कराऊंगा हिंदी के, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, समझिएगा, जितने पेपर मैं आपको हिंदी के कराऊं तो उनके यानी प्रत्येक पेपर के 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं उतना अगर आप कर लें और कोई बुक मत पढ़ें, वैसे मैं ये कह रहा हूँ,
ठीक है। वैसे आप शून्य नहीं होंगे, आपने किताबें पढ़ी होंगी, तो किताब आपके पास हो, 10-20 किताब या 4-6 किताब ऐसे करके यूज़ मत करना। एक ही बुक उठा लेना, कोई भी ठीक-ठाक सी जिसमें गलतियाँ कम हो, ठीक है। तो गलतियाँ कम होती हैं तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी कम होती है। तो एक बुक उठा लेना, उस एक बुक को 5-6 बार पढ़ लेना, एक आध बार आपने पढ़ भी ली होगी, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ उनको कर लेना हिंदी में। और उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको अपनी हिंदी वाली सीरीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा पेपर में, ये नोट कर लेना। वीडियो डिलीट नहीं करता हूँ मैं जो कह देता हूँ वो कह देता हूँ। हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको सीरीज़ से दिखा दूंगा अपने से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। लेकिन एक गलती आप कर रहे हैं, ये आप लोगों की कमी है। जब मैं आपके लिए, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि 40 क्वेश्चन टाइप करने में मुझे कितना टाइम लगता होगा। आप सोचिए, मेरे पास सिस्टम है, लेकिन सिस्टम पे मैं काम ठीक तरीके से कर नहीं पाता हूँ। मुझे आदत मोबाइल की पड़ गई है, तो मैं मोबाइल से ही ये सारी चीज़ें टाइप करता हूँ। और कितना इसमें टाइम लगता होगा, कोई टीम नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ, अपनी जॉब भी करनी होती है, जॉब के साथ साथ ये भी काम करना होता है, तो कहाँ से कैसे टाइम निकाल कर। क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि ऐसे ही उठाया चाहे जहाँ से पटक दिया, ठीक है। अब किताबों का इस्तेमाल या प्रीवियस ईयर पेपर्स या जैसे तैसे करके वो सारी चीज़ें जो भी सोर्सेज होती हैं पढ़ते हैं, जो आप वहीं से चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, है ना, ऐसा नहीं किया जाता है कि कोई भी उठाया। ऐसे तो क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है, थोड़ा सा देख के उठाया जाता है। तो टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बहुत समय इसमें जाता है। आपकी कमी ये है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। आपने देखा और देख करके काम ख़त्म कर दिया, और बस कमेंट में एक ही चीज़ आने लग जाती है कि पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। वीडियो पे यार तुम मतलब बड़ी कितनी हैरानी की बात है, बताओ कि 500 व्यूज़ नहीं हो पाते हैं। हालांकि आपको पता है कि जहाँ से मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी यूट्यूब वाली, तो तब से लेकर के अब तक मैंने कभी इस चैनल पर ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक करो, ये करो, वो करो। मैं अपना आता हूँ, अपना जो काम कराना होता है वो कराता हूँ, अपना 1-1.5 घंटा वो यहाँ पे मैंने गुजारा, और उसके बाद में अपना काम ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप कुछ ले रहे हैं तो उसके एवज़ में आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। और ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इस चैनल को भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाद में आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई सीरीज़ के साथ में, एक नए तरह के प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।